हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज रेलवे एनटीपीसी जीके सीरीज जो हमारा 40 क्वेश्चन का प्रति एक सेट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसका आज 14वां वीडियो है। बाकी 13 वीडियो आपके चैनल के प्ले लिस्ट में मौजूद है, जो कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज सेट के नाम से मौजूद है। तो ये सेट जो आपका है ये 6/4/2021 का है, जो कि 3 से 4:30 बजे तक के बीच जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उससे जितने भी सवाल जीके के वर्तमान कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट सवाल जितने भी थे उन सभी सवालों को शामिल किया गया है। तो पेश है आपके लिए एक सेट एनटीपीसी और ग्रुप डी बाकी सभी एग्जाम्स के लिए जितने भी सवाल में जीके के क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम में जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? प्रिंटर, माउस, MICR अर्थात मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR अर्थात ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यहाँ आउटपुट पूछा हुआ है। देखिए, ये MICR एक इनपुट होता है, OCR भी इनपुट डिवाइस होता है और माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस में क्या है कि आप इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर आप डालने का काम करते हैं। प्रिंटर, वहाँ का इंफॉर्मेशन बाहर नजर आता है। इसका मतलब यह एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ आपसे पूछा कि आउटपुट डिवाइस कौन है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब होना चाहिए प्रिंटर। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यूराल पर्वतमाला किसे किसे अलग करती है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका भारत, अफ्रीका यूरोप, एशिया यूरोप। तो यूराल पर्वतमाला किन दो महादेशों को अलग करती है? ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं, डैश देके भी आपका पूछा हुआ है। तो सही जवाब आपका क्या है? एशिया और यूरोप। तो एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो पर्वतमाला है, जो कि रसिया में स्थित है, उसे क्या कहते हैं? उसे यूराल पर्वतमाला कहते हैं। और यूराल पर्वतमाला के आसपास जो घास का मैदान है उसे हम लोग स्टेपी कहते हैं। यह भी आपको याद रखना है। स्टेपी यूराल पर्वतमाला के आसपास के घास का मैदान है। अगला प्रश्न, अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो 100वां अंतरराष्ट्रीय मैच में डबल सेंचुरी, रिकी पॉन्टिंग, जो रूट, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर। तो सही जवाब क्या होगा? जवाब की तलाश में चलिए चलते हैं। सही जवाब जो आपका है वह है जो रूट। तो जो रूट के द्वारा अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं जो रूट। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? यानी देश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी जिम्मेवारी निभाएगा, यह बात कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या प्रस्तावना। तो इसका जो सही जवाब जो आपका है वो क्या है? वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो किस धारा के अंतर्गत पूछा है और यहाँ केवल सेक्शन दे दिया है। यहाँ अगर धारा आपसे पूछता तो वो आपका जवाब होता आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में यह बात कही गई है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और भाग 4 के आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, आर्टिकल 51A में। प्रस्तावना संविधान के बाहर है, यानी संविधान बुक के फर्स्ट सेकंड पेज में है प्रस्तावना, और प्रस्तावना शुरू होता है हम भारत के लोग से। अगला प्रश्न, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा? गौतम बुद्ध, नागार्जुन, हेमचंद्र, अश्वघोष। तो बुद्ध चरितम किसने लिखा? तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा अश्वघोष। तो अश्वघोष की किताब बुद्ध चरितम बहुत प्रसिद्ध किताब है, जो गौतम बुद्ध की जीवनी के पर आधारित एक महाकाव्य लिखी गई है। अगला प्रश्न, वर्ष 2009 में भारत ने किस देश के साथ एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता MOU हस्ताक्षर किए थे? यानी एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध का मतलब यह है कि जो भी माइक्रोब सूक्ष्मजीव से होने वाले जो बीमारियां हैं उस बारे में उस क्षेत्र में सहयोग हेतु जो MOU हस्ताक्षर किया गया है वो किस देश से? USA, रूस, जापान या स्वीडन। तो इसका जो सही जवाब जो है वो आपका किस देश से हस्ताक्षरित है? तो आपका स्वीडन से हस्ताक्षरित है। स्वीडन जो है वो आपका एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। आपको याद रखना है, स्वीडन की राजधानी भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उसकी राजधानी स्टॉकहोम है। अगला प्रश्न, किसको किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता और ये व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो इनका भुगतान करते हैं? यानी कौन सा कर है? यहाँ तो आपका कर दिया हुआ है चारों, कौन सा कर को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते
और उसी व्यक्ति को देना पड़ेगा जिस पर लगता है। अप्रत्यक्ष कर जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर, या प्रत्यक्ष कर या बिक्री कर। तो इसका जो सही जवाब जो है वो आपका क्या है, वो आपका है प्रत्यक्ष कर। तो देखिए टैक्स जो आपका है वो आपका दो प्रकार से होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, लगता किसी और में है, देता कोई और है। जैसे मान के चलिए किसी कारखाना पर अगर लग रहा है कोई जीएसटी, तो वो जीएसटी को कारखाना से उत्पादित, जैसे मान लेते हैं वो कारखाना बिस्किट का है, तो बिस्किट खरीदने वाला आदमी उसको पे कर रहा है, कारखाना वाला दे रहा है लेकिन बिस्किट वाले से तो वसूल रहा है। और डायरेक्ट टैक्स जो है जिस पर लगता है वही देता है। डायरेक्ट टैक्स में आपका आ जाता है इनकम टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जो कि जिस पर लगता है उसी को देना पड़ता है। अगला सवाल, इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है? पीसी महालनोबिस, जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, घनश्याम दास बिड़ला। तो भारत जो नियोजित अर्थव्यवस्था का संचालक है, जो कि योजना आयोग का स्थापना 1950 के साथ शुरू हुआ है, तो भारतीय योजना का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनके द्वारा स्थापित है सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में है। और इनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है भारतीय सांख्यिकी दिवस। तो पीसी महालनोबिस के मॉडल के आधार पर भारत में दूसरा पंचवर्षीय योजना भी लाया गया था, यह भी बात आपको याद रखना है। इनका पूरा नाम प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगला प्रश्न, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? मधुमेह, रेबीज, हैजा या टिटेनस। यानी केवल एक रोग है ऐसा है जिससे पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं, बाकी लोग नेत्रदान नहीं कर सकते। तो क्या है वो सही जवाब इनमें से? तो इनमें से सही जवाब है मधुमेह। यानी मधुमेह वाला कर सकता है लेकिन रेबीज वाला नहीं कर सकता, हैजा वाला नहीं कर सकता, टिटेनस वाला भी रक्तदान नहीं कर सकता है। केवल यानी बीमारियों में बात करें, इन चारों बीमारियों में, तो मधुमेह का रोगी ही केवल रक्तदान कर सकता है। ऐसा नहीं कि नेत्रदान करने के लिए रोगी होना जरूरी है, लेकिन अगर रेबीज हो तो नहीं कर सकते, हैजा हो तो नहीं कर सकते, टिटेनस हो तो नहीं कर सकते। अगला सवाल है, स्तूप से निर्मित छज्जे यानी बालकनी जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? स्तूप में जो बालकनी बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? छत्र, हर्मिका, यष्टि या अंडा। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो चलिए तलाश करते हैं। सही जवाब है हर्मिका। ये विशेष प्रकार की आकृति है। स्तूप क्या होता है? स्तूप वो आप जान लें, गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध के मृत्यु और इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इनका जो मृत्यु के बाद इनकी अस्थियों को 8 अलग अलग जगहों में स्थापित किया गया और उन जगहों पर विशेष प्रकार का इमारत बनाया गया, और इमारतों को क्या कहते हैं? तो स्तूप कहा जाता है। तो और स्तूप का जो स्तूप में जो निर्मित छज्जे यानी बालकनी जैसी संरचना जो थी उसे क्या कहा जाता है? उसे हर्मिका का संज्ञा दिया जाता है। और उसमें एक गुंबद भी होता है जिसे अंडा कहते हैं, लेकिन जो उसका छज्जा जो होता है उसे हर्मिका कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है? यानी कौन सी योजना को आयुष्मान भारत में शामिल कर दिया गया है? आम आदमी बीमा योजना, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना। तो किस योजना का विलय आयुष्मान योजना में कर दिया गया है? तो सही जवाब है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। अब इसका विलय कर दिया गया है आयुष्मान में। तो आयुष्मान में क्या है? आयुष्मान में जो भी रजिस्टर्ड है वो 5 लाख तक सालाना इलाज करवा सकता है, कहीं भी फ्री में। अगला प्रश्न, जोंक यानी लीच किस संघ से संबंधित है? तो आपको पता है जीवधारियों के 10 ग्रुप होते हैं। उन 10 ग्रुप में जोंक किससे संबंधित है? एनेलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थेज या मोलस्का या प्रोटोकार्डेटा। तो इसका जो सही जवाब है जोंक का संबंध वो एनेलिडा से है। एनेलिडा एक बहुत बड़ा संघ है जिसमें से जोंक जैसे जीव आते हैं, जिसमें से कशेरुकी नहीं है, इनमें हड्डी नहीं पाया जाता है। अगला सवाल, दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? जयंतिया, अन्नामलाई, इलायची या नीलगिरी। यानी कौन सी पहाड़ी में चोटी है जिसका नाम डोडा बेटा है? डोडा बेटा दक्षिण भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो जयंतिया, अन्नामलाई, इलायची या नीलगिरी, तो किसमें है डोडा बेटा? यही है आपसे सवाल। तो इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी जो आपका कहाँ है? तो तमिलनाडु में। और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका क्या है? तो डोडा बेटा है।
ऐसे जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अन्नामलाई में स्थित अनायमुड़ी है। तो अनायमुड़ी दक्षिण भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी और डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो कि तमिलनाडु में है। और अनायमुड़ी जो है वो आपका कहाँ है, तो वो आपका केरल में है। और इलायची पहाड़ियाँ, ये सवाल भी पूछा जाता है कहाँ है, तो ये भी केरल में है। जयंतिया अगर पूछा जाएगा तो गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों आपके कहाँ हैं, तो ये तीनों मेघालय में स्थित पहाड़ियों के भी नाम और जनजातियों के भी नाम है। अगला सवाल, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? यूरोप, अंटार्कटिका, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? तो मसाई जनजाति मौन व्यापार के लिए प्रसिद्ध जनजाति है, वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपका अफ्रीका में। मसाई जनजाति साइलेंट ट्रेड के लिए प्रसिद्ध है। उनके यहाँ ऐसा बाजार भी लगता है जहाँ लोग चुपचाप जाते हैं, अपने सामान के बदले पैसा देना है या जो भी सामान देना है सामान देते हैं, चुपचाप आते हैं उठा के, कोई बोलचाल वहाँ नहीं होती। इस प्रकार का यूनिक बाजार मसाई जनजाति के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला सवाल, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, यानी भारत में आज़ादी से पहले स्वराज मुख्य रूप से रखा था, यानी अपना राज्य ही टारगेट था कि अपना राज होगा और अंग्रेजों के राज के तहत हम लोग नहीं आएंगे। तो दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? लाहौर अधिवेशन 1885, बॉम्बे अधिवेशन 1889, कलकत्ता अधिवेशन 1906 या कलकत्ता अधिवेशन 1886। तो कब ये घोषणा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया? तो सही जवाब है इसका कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। 1906 में सबसे पहले स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई। और पूर्ण स्वराज का मांग अगर पूछा जाएगा तो वो आपका हो जाएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन। ये पूर्ण स्वराज में लाहौर अधिवेशन 1929, और ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में था। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वराज शब्द, अगर स्वराज शब्द के बारे में पूछा जाएगा कि किसने दिया है स्वराज शब्द, तो इसका सवाल आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह शब्द दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले कब किया गया? तो यह आपका 1906 होगा। अगला सवाल, इनमें से कौन सा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? तो अधातु जो कि कमरे का अवस्था में द्रव होगा, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब आपका हो जाएगा ब्रोमीन। इसके बारे में और जानकारी, आपका आवर्त सारणी में केवल दो तत्व, एक आपका है पारा और एक आपका है ब्रोमीन, यही दोनों भर आपके द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी कोई भी द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता। लेकिन यह आ जाएगा आपका धातुओं में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है तो आपका जवाब होगा पारा, और कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है तो आपका जवाब क्या होगा? अधातु में आपका जवाब होगा ब्रोमीन। कौन से दो तत्व? तो दोनों तत्वों में आ जाएंगे आपके दोनों के दोनों, जिसमें Hg और Br दोनों के दोनों। अगर गैसीय रूप में पूछा जाएगा कितने तत्व पाए जाते हैं गैस के रूप में, तो गैस के रूप में 11 तत्व पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं। किस रूप में? तो गैस के रूप में। अगला प्रश्न, डिब्रू सैखोवा जैव संरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड या सिक्किम? तो डिब्रू सैखोवा बहुत ही फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है, तो वो आपका कहाँ है? वो असम में है। तो भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व में डिब्रू सैखोवा का स्थान भी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, पिंडार नदी इनमें से किस स्थान में अलकनंदा से मिलती है? विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका होगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है। यहाँ आप बाकी जो प्रयाग हैं वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसके लिए एक तरीका है आपके लिए, वो तरीका है पाक को मार भगा दो। पाक को मार भगा दो में आप ऐसे कर सकते हैं कि P फॉर पिंडार, A फॉर अलकनंदा और K फॉर कर्णप्रयाग, यानी पिंडार और अलकनंदा जो है वो कर्णप्रयाग में मिलती है। अब मार में देखिए, M से आपका हो जाएगा मंदाकिनी, A से आपका हो जाएगा अलकनंदा और R से रुद्रप्रयाग। यानी पाक में आ जाएगा पिंडार, अलकनंदा, कर्णप्रयाग, और MA में मंदाकिनी और अलकनंदा आपका रुद्रप्रयाग, और भगादो में भगीरथी और A से अलकनंदा आपका कहाँ मिलेगा? देवप्रयाग। तो ये आपका तीन प्रयाग जो कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग ये आपका हुआ। और उसके बाद आपका जो गंगा और यमुना जहाँ पर मिलेंगे, यानी भगीरथी यमुना से जहाँ पर मिलेगा वो केवल प्रयागराज के नाम से जाना जाएगा, जो कि वर्तमान इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। तो ये आपका चार प्रयाग, इसे आप गौर से एक बार देखें कि कौन सा कहाँ पर मिलता है। ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही लाभान्वित करने वाला ट्रिक हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रकार हमारा इसका जवाब पिंडार नदी किस स्थान पर मिलती है, तो क्या हो जाएगा? कर्णप्रयाग। कैसे? ये आपने देखा, पिंडार अलकनंदा से कर्णप्रयाग।
अगला सवाल, निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? ये या फिर ये ऑप्शन ए बी सी डी आपका दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आप बाइनरी सिस्टम को जानिए। बाइनरी प्रणाली वो होता है जिसमें दो ही अंक होते हैं, 0 और 1। तो केवल 0 और 1 से बना संख्या होगा तो उसे हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं। और जो हम लोग जो डिजिट लिखते हैं जैसे 89056, ये आपका डेसिमल है। डेसिमल क्यों है? डेसिमल होने का बाइनरी का वजह है कि इसमें केवल 2 अंक इस्तेमाल होते हैं। बाई मतलब होता है 2, 0 और 1। और डेसिमल में कितने इस्तेमाल होते हैं? तो डेसिमल में होते हैं 10 अंक इस्तेमाल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिनिएगा तो आपका 10 होगा। इसे हम लोग डेसिमल प्रणाली कहते हैं। तो इसमें से बाइनरी कौन है आपको देख के ही अब समझ में आ गया होगा कि जिसमें केवल 0 और 1 है, यानी ऑप्शन ए आपका क्या है? ऑप्शन ए बाइनरी प्रणाली है। और ये तो आपका डेसिमल प्रणाली है, ये आपका कोई भी ऑप्शन अंकीय प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न, चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निखारना यानी डिकेंटेशन, किण्वन, फर्मेंटेशन, संघनन, कंडेंसेशन, सेडिमेंटेशन, अवसादन, सेडिमेंटेशन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीनी के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा शराब का निर्माण किया जाता है। तो किण्वन क्या है? चीनी का अल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाता है। अगला प्रश्न, मनरेगा के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दी गई? स्वतंत्रता, संभाषण, काम या सूचना? तो मनरेगा के तहत जो अधिकार दिया गया है वो आपका काम का अधिकार दिया गया है। आपको पता है कि नरेगा जो आपका शुरू हुआ था वो शुरू हुआ है 2005 में, इसका अधिनियम आया है, 2006 में लागू हुआ है। इसका नाम 2009 में मनरेगा कर दिया गया है। इसमें 100 दिन का रोजगार का गारंटी दिया जाता है, 100 दिन प्रत्येक परिवार को। 100 दिन नहीं देने पर यानी 15 दिन के अंदर अगर नहीं मिलता है काम तो उसका रोजगार भत्ता देने का भी प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार संगत है, एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। खाद, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो ये फास्फोरस आपका P है, पोटेशियम आपका K है, नाइट्रोजन आपका N है। तो ये तीनों के तीनों तो NPK आपका उर्वरक में शामिल है और ये तत्व हैं। और खाद तो आपका ये ऑर्गेनिक चीज है। ऑर्गेनिक मतलब ये दैनिक जीवन की चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जवाब खाद है। खाद अलग है, खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और बाकी ये साधारण तत्व है। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान महासचिव जो कि एंटोनियो गुटेरस है, किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कहाँ से हैं? दक्षिण कोरिया, भारत, USA या पुर्तगाल? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तमान जो है एंटोनियो गुटेरस, वे कहाँ के हैं? वह है पुर्तगाल के। इनका पूरा नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बाकी जानकारी भी आप देख लिए। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। बहुत सारी जानकारियां हैं, यूएनओ के बारे में एक वीडियो तो बनता है, ये कभी जरूर बनाया जाएगा। अगला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कुतुब मीनार, पंचमहल, अग्रसेन बावड़ी, लाल किला। तो कौन दिल्ली में मौजूद नहीं है, यह सवाल पूछा गया है। तो सही जवाब हो जाएगा पंचमहल। पंचमहल दिल्ली में मौजूद नहीं है। ये पंचमहल यूपी के फतेहपुर सीकरी में स्थित है और बाकी तीनों के तीनों आपके दिल्ली में मौजूद है। अगला प्रश्न, मार्च 2019 में इनमें से किसे भारत का पहला लोकपाल, भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल नियुक्त किया गया था? तो देखिए, मार्च 2019 में नियुक्त किया गया, लेकिन भारत का पहला लोकपाल होने के नाते ये सवाल बहुत समय तक पूछा जाएगा। पिनाकी चंद्र घोष, दलबीर सिंह, KPS मेनन या अमित शाह? तो किसे भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल भारत का पहला घोषित किया गया? तो ये सही जवाब है पिनाकी चंद्र घोष। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, इसे आपको हर हाल में याद रखना है। अगला प्रश्न, स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं। बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनमें स्तन ग्रंथियां मौजूद होती हैं। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं। यहाँ गलत कथन का पहचान करने के लिए कहा गया है। तो इसमें से गलत कौन है? तो इसके हृदय में 3 कक्ष, यही गलत है। हृदय में इनके कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल, मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? तो मीराबाई एक महिला संत थी, भक्ति संत। तो ये कहाँ की राजकुमारी महिला थी? मेवाड़, मेड़ता, सतारा या बीजापुर? तो ये कहाँ की थी? तो ये मेड़ता की राजकुमारी थी, जो कि कृष्ण भक्त में कविताएं लिखती थी और गीत गाया करती थी। अगला प्रश्न, विच जजमेंट लेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यानी जो संविधान की मूल संरचना जो है, इसका सिद्धांत कौन से संविधान संशोधन में मिला?
ये कौन सा जजमेंट में मिला? इंदिरा साहनी केस, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस या केशवानंद भारती केस? तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको बताएं। इसका सही जवाब है केशवानंद भारती केस। ये केस कब का है? तो ये केस आपका 1973 का है। इस केस का खास क्या है वो आपको बताएं कि देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 जो कि भारतीय संविधान के भाग 20 में मौजूद है, और यहाँ बात किया गया है कि आप संविधान में क्या कर सकते हैं? तो संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं। यानी कौन? तो ये संसद संविधान में जरूरी संशोधन कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि संविधान में कितने प्रकार के संशोधन हो सकता है? क्या संविधान का हर कुछ बदल सकता है? तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया कोर्ट के द्वारा कि संविधान में एक होगा मूलभूत संरचना, उसके अलावे की चीज़ों को आप बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे संविधान को बदला जा सकता है। तो संविधान की मूलभूत संरचना में क्या शामिल होगा क्या नहीं, इसको डिसाइड करेगा कोर्ट, और टाइम टू टाइम इसमें ऐड करता जाएगा मामला जो भी जरूरी होगा। तो जैसे बेसिक संरचना में आपका जो संसदीय स्वरूप बेसिक संरचना है, इसे कोई नहीं बदल सकता। लोकतंत्र से राजतंत्र, इसे कोई नहीं बदल सकता। धर्मनिरपेक्षता, इसे कोई नहीं बदल सकता। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये आपका संविधान में ऐसे चीज़ शामिल किए गए हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, इसका संशोधन संभव ही नहीं है। यह बात केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही गजब का फैसला है, जो कि भारतीय संविधान का एक बहुत मजबूती प्रदान करने वाला तत्व है। अगला सवाल, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी या शांताराम तंबाकू? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। अगला सवाल, इनमें से किस वर्ष भारतीय संविधान में 46वां संशोधन के माध्यम से 21A आर्टिकल शामिल किया गया, जिसके तहत 6 से 14 साल की बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिकार को प्रावधान को मौलिक अधिकार माना गया? 2002, 8, 10 या 4? तो ये प्रावधान कब आया? आर्टिकल 21A 86वां संविधान संशोधन, 6 से 14 साल के बच्चों को मौलिक अधिकार पढ़ने का। तो यह संविधान संशोधन आया कब? तो 2002 में। और यह आर्टिकल कहाँ है? तो आर्टिकल 21A में शामिल किया गया है। कैवा संविधान संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन। कितने वर्ष के बच्चे? तो 6 से 14 साल के बच्चे। तो ये सभी जो कीवर्ड हैं, इनसे सवाल पूछे ही जाते हैं, पूछे गए भी हैं, आप देख भी रहे हैं। अगला सवाल, रोगजनक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहते हैं? यानी ऐसे माइक्रोब्स को रोकेगा जो बीमारी फैलाते हैं। एंटीबॉडी, एनेस्थेटिक्स, एनाल्जेसिक्स या एंटीबायोटिक? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा, रोगाणु फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को रोकने वाले दवाई को एंटीबायोटिक कहा जाता है। और एंटीबायोटिक का और एक खास बात, यह बनता भी है सूक्ष्मजीव से। यह बनता भी है किससे? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और रोकता भी है किसे? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एनेस्थेटिक तो बेहोशी की दवाई है, एनाल्जेसिक्स आपका दर्द का दवा को एनाल्जेसिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा NDC का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। NDC क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, जो राष्ट्रीय विकास का एक खाका तैयार करने वाला एक आयोग है। अगला प्रश्न, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? 2 अक्टूबर, 23 मार्च, 10 दिसंबर, 20 दिसंबर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? 10 दिसंबर 1948 को ही मानवाधिकार का जो घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें विश्व के प्रत्येक मानव को इंसान होने के नाते क्या हक है, उसका एक चार्टर जारी किया गया। कब? 10 दिसंबर 1948 को। इसलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे RRB भी कहा जाता है, रीजनल रूरल बैंक, ये महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा सपना था। तो इसका स्थापना कब किया गया? 1980, 1960, 1975, 1972? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1975। इसका स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। महात्मा गांधी के याद में ही 2 अक्टूबर का दिन जानबूझ के लिया गया। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो RRB, रीजनल रूरल बैंक। अगला सवाल, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के कारण हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश? तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान चौगान खेलते हुए मारा गया? तो वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने बनवाया क्या? तो कुतुब मीनार। तो
कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया है। और यह कुतुबुद्दीन अपने नाम से कुतुब मीनार का निर्माण नहीं करवाया, बल्कि अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया। और इसे पूरा किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और एक बात कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, गुलाम वंश का पहला राजा, गुलाम वंश का पहला सुल्तान। और किसका गुलाम? ये किसका गुलाम? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम। कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये चीज भी आपको याद रखना है। शासनकाल अगर पूछा जाए तो 1206 से 1210। अगला प्रश्न, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? मोजैक, नेटस्कोप, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर, तो इसका सही जवाब है मोजैक। तो मोजैक वो पहला वेब ब्राउजर है जो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे महासचिव कर्ट वाल्डहैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं? यानी किस देश के पहले के राष्ट्रपति रहे? स्पेन, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया। ये सवाल तो काफी डीप है। ऑस्ट्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। तो यूएन के चौथे महासचिव कर्ट वाल्डहैम ऑस्ट्रिया के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे। तो इस प्रकार हमारा सवाल आज का कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने आज किया 37 प्रश्न। तो 37 आउट ऑफ 40 प्रश्न हमने किया। 30 सवाल आपके लिए रिलेवेंट नहीं थे, इसलिए इसे शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे ही सवालों के लिए बने रहें, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी वीडियो में आपको डाउट हो उसे आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।